इसमें it was not letting me upload the video, so I will figure it out. चलिए, तो let me share my screen also quickly. बताइएगा if you guys can see my screen. Yes, sir. Okay. How about the whiteboard? Yep. Okay, all right. तो देखिए, अभी तो हम लोगों ने 2 चैप्टर की पढ़ाई की थी। पहले हम लोगों ने रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा था, देन वी लर्न्ड अबाउट पॉलिनोमियल्स। नाउ वी आर इन द थर्ड चैप्टर ऑफ 10th grade of math, which is called pair of linear equations in two variables. तो ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, और this chapter is more about recap of what you know about linear equations, how you solve them, और it's more of an aggregated view of कि आप linear equations साथ डील करते हैं तो how do you Hashmant. Okay, so this chapter is more of a aggregation of how do you deal with linear equation algebraically or using graph. मतलब लीनियर इक्वेशन को अलजेब्रा के थ्रू कैसे सॉल्व करना है, या फिर ग्राफ का कैसे यूज करके आप उसको सॉल्व करते हैं। तो दैट इज व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर। ठीक है, अब लीनियर इक्वेशन, अगर लीनियर इक्वेशन की बात की जाए तो लेट मी जस्ट राइट इट फॉर यू गाइस। क्या हो गया इसको? ओके, सो दिस इज चैप्टर 3। इसको अभी क्या प्रॉब्लम है लाइफ में? ओके, अभी ठीक है। इस गए है। ओके, मेरे स्क्रीन में कुछ तो समस्या है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, करेक्ट। तो दिस इज चैप्टर 3 जी, जिसको जिसको बोलते हैं ये है आपका लीनियर इक्वेशन। ओके, अब ये लीनियर इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक पार्ट होता है विच इज लाइन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन जब भी आप बात करेंगे, लीनियर इक्वेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं वो भी देख लिया जाए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण। हाँ, तो भाई इसमें इसमें रेखा बनती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण बोलते हैं। अंशु बोलिए बेटा। नो सर। अच्छा, आपने हाथ खड़ा किया इसलिए मैं पूछा। तो अगर आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हैं तो लीनियर को आप हमेशा ध्यान रखिए कि इसके बीच में लाइन है। तो यानी कि कभी भी आप लीनियर इक्वेशन से डील करेंगे अगर, और उसको अगर आप ग्राफ पेपर में प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो उससे एक सीधी रेखा बनती है, इसलिए इसको रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो दिस इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स, दो चर। वेरिएबल को चर बोलते हैं रे। तो अब मान लिया जाए कि एक इक्वेशन लिया जाए, मान लिया जाए 2x + 3y = 18। तो यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल ये है, दूसरा वेरिएबल ये है, मतलब ये दो चर है, इनको आप नहीं जानते। सो आवर स्कोप ऑफ लर्निंग इन दिस चैप्टर इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड दिस काइंड ऑफ इक्वेशन। मतलब हम लोग इस चैप्टर में वो सभी लीनियर इक्वेशन या वो सभी इक्वेशन की बात करेंगे जिसमें कि दो वेरिएबल्स हैं, एक्स एंड वाई मान के चलिए अभी। ठीक है, और लीनियर इसलिए क्योंकि हर एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 है, उसका घात जो है 1 है। अगर आप कहीं पे कोई इक्वेशन लेते हैं, अगर यही इक्वेशन आपका मान लिया जाए ऐसा बन जाता है, या उसमें कोई
ऐसा टर्म है तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो वेरिएबल्स है, जो आपका चर है, उसका घात जो है एक से ज्यादा है। तो जब भी अगर एक से ज्यादा होगा तो वो आपका लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा, उससे सीधी रेखा नहीं बना सकते हैं आप उससे, अगर आप उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो। इसीलिए मान के चलिए कि आपका सारा इक्वेशन जो हम डील करने वाले हैं इस चैप्टर में विल हैव टू वेरिएबल्स, दो वेरिएबल रहेगा एक्स और वाई। आप उसको ए या बी भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो वेरिएबल रहेगा और उसका मैक्सिमम, उसका घात एक ही रहेगा। मतलब आप ऐसा इक्वेशन से भी डील नहीं करेंगे जहां पे आप करेंगे 4x प्लस 3 इक्वल टू 8। ये आपका लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल है, ठीक है, दूसरा वेरिएबल गायब है। या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते थे अगर, तो ये आपका लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि ये वाला वेरिएबल का वैल्यू हो जाता है, ये सॉरी, ये वाला वेरिएबल का वैल्यू हो जाता है 1। तो इसलिए आपका ये आपके स्कोप में नहीं है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। तो दिस इज जस्ट प्रिल्यूड कि भाई हम लोग क्या करने वाले हैं। नाउ लेट्स गेट ऑन टू अंडरस्टैंडिंग दिस लिटिल मोर। तो अब लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स के साथ हमारा पाला पड़ता क्यों है? व्हाई डू वी इवन गेट टू नो एंड डील विद दिस? ये सिचुएशन है क्या? मतलब अब मान लिया जाए ऐसा ऐसा कहा जाए, इसको एक प्रैक्टिकल सिनारियो के साथ में अगर आप इसको रिलेट करते हैं, तो मान लिया जाए, ऐसा कहा जाए कि चलिए अंशु का एज के बारे में बात नहीं करेंगे, चलिए मेरे मेरे एज के बारे में बात करते हैं। लड़कियों का उम्र के बारे में बात नहीं करते ना, तो इसलिए नहीं करेंगे। चलिए मान लिया जाए मेरा उम्र आप लोग को नहीं पता है, ठीक है। हम बोलेंगे कि भाई मेरा उम्र मान लिया जाए एक्स है। और चलिए अंकित का एज का बात करते हैं कि अंकित का एज जो है वाई है, ठीक है। अगर अंकित के एज में को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए और मेरे एज में को 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तो जो वैल्यू होता है दैट इज, मान लिया जाए 40। ओके, तो अब जो है अंकित का एज भी नहीं पता है, मेरा एज भी नहीं पता है, तो हम लोगों ने उसको मान लिया जाए, मान लिया एक्स और वाई, कि मेरा एज एक्स है, अंकित का एज वाई है। तो मेरे एज में अगर 4 से डिवाइड कर देंगे और अंकित के एज को 2 से गुना कर देंगे, इनको जोड़ दिया जाए, तो उसका ऐड जो है, इसका समेशन जो है 40 होता है। तो ये एक प्रैक्टिकल सिनारियो है, यहाँ पे आपको ना मेरा एज पता था ना अंकित का एज पता था, लेकिन हम लोग ने आपको एक क्लू दिया कि भाई चलो ऐसा है। अब मान लिया जाए दूसरा क्लू अगर देते हैं कि चलिए मेरा एज मेरा एज और अंकित का एज मिला करके होता है 60, ठीक है। अगर, तो अब जो है, अगर सिर्फ आपको ये वाला क्लू देते हैं, अगर ये वाला सिर्फ सिर्फ अगर पहला वाला इक्वेशन अगर, क्या बताऊं सही, हाँ, तो आपको आपको सिर्फ पहला वाला इक्वेशन बताते हैं अगर, तो उससे आप ज्यादा कुछ सॉल्व नहीं कर पाते। आपको कुछ गेस कर लेते हैं कि हो सकता है कि मेरा 50 होगा, 50 में 4 किया तो 12.5 होता है वहाँ, अंकित का कुछ होता है, तो मिला के तो आप एक गेस कर सकते थे। यू वुड हैव नेवर गॉटन अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ माई एज और अंकित एज। अगर मैंने दूसरा क्लू भी दिया आपको कि भाई अगर मेरा और अंकित का एज को ऐड करने पे इतना होता है, तब जो है आपको एक एक क्लू ये है, दूसरा क्लू ये है, यानी कि एक इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है। तब यहाँ पे जोड़ घटाव करके आप यहाँ पे मान लिया जाए एक्स इक्वल्स 60 माइनस वाई कर देंगे, एक्स का वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तो उसके बाद आप शायद सॉल्व कर पाएंगे। समझ ये है कि अगर आपको दो दो वेरिएबल पता करना है, दो वेरिएबल का वैल्यू पता करना है, तो ये देन यू नीड टू इक्वेशंस, दो समीकरण चाहिए आपको। अगर आपको ऐसा होता, अगर हम बोलते हैं कि भाई चलिए मेरा एज जो है आपको पता करना है, मेरा एज डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 16, तो ये क्या है?
एक एक सिंपल इक्वेशन है, यहाँ पे एक वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट्स है। यहाँ पे निकालना आसान होता है, यहाँ पे सीधा सीधा आप हिसाब करते हैं और पता निकल कर लेते हैं। तो इसमें आपको ये देखने को मिल रहा है, मान लिया जाए ये है, अगर इसमें आपको अगर सॉल्व करने के लिए बोला जाए कि एक्स और वाई का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, निकालना मुश्किल है, नहीं निकाल पाएंगे। आप गेस कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू आप कभी नहीं निकाल पाएंगे। तो सारांश ये है इसका कि अगर आपको दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना है तो आपको दो इक्वेशन चाहिए, वो वो वेरिएबल से रिलेटेड। ठीक है, मान लिया जाए ऐसा है, अगर दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब तो अभी तक थ्योरी है। ठीक है, अभी इसको हम लोग इस पे जाएंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है, तो सिर्फ ध्यान में ये रखना है कि आपको अगर दो वेरिएबल को सॉल्व करना है तो यू नीड टू इक्वेशंस, एक वेरिएबल को सॉल्व करना है तो एक इक्वेशन का काम हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको चार वेरिएबल हो गए, एक्स वाई जी और के भी हो, तो आपको चार इक्वेशन चाहिए। तो ये चीज आपको सिर्फ ध्यान में रखने की जरूरत है। अभी आते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक में कोई जितना कुछ हम बोला है, इसमें कुछ अगर कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है, कुछ ज्यादा मिर्च मसाला लग रहा है तो बताइए भाई। नहीं, ओके, चलिए, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, किसी इक्वेशन को अगर आप देखते हैं, मान लिया जाए कि आपका इक्वेशन है ये, इसको देखेंगे तो यहाँ पे मेरा कुछ मान लिया जाए एक्स जो है, एक्स मान लिया जाए आपका आपका सेविंग है। ये मतलब ये मान लिया जाए कि हम लोग जो नहीं बचपन में से गुल्लक में जमा करते हैं पैसे, तो ये मान लिया जाए कि ये अंशु का सेविंग है। ठीक है, अंशु ने कुछ पैसे जमा किए हैं, और ये मान लिया जाए कि अनमोल का सेविंग है। ठीक है, तो अंशुल का सेविंग को दो से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, और उसमें अनमोल का सेविंग को ने जो जमा किया उसको ऐड कर दिया जाए, तो उसका वैल्यू होता है, मान लिया 8, थोड़ा कम हो गया, इतना में आजकल कुछ नहीं मिलता, चलिए 80 कर देते हैं, 80 रुपये। जस्ट जस्ट आई एम मेकिंग इट अप। तो यहाँ पे ये ये एक इक्वेशन है कि भाई अंशु का सेविंग को दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसमें अनमोल का सेविंग को ऐड कर दीजिए, तो 80 रुपये होता है। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन है। अभी इसको अंशु और अनमोल का सेविंग नहीं मान के सिर्फ आपको एक्स और वाई के टर्म में सोचिए। ये बोल रहा है कि भाई एक्स का जो भी वैल्यू है इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें वाई का वैल्यू ऐड कर दीजिए, तो 80 होता है। ठीक है, दिस इज दिस इज लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, कि अगर मान लिया जाए हम पे आप यहाँ पे अगर एक्स का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो वाई का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल मिला के 80 ही होना है। अगर वाई का वैल्यू बढ़ा देते हैं तो एक्स का वैल्यू कम हो जाएगा, क्योंकि टोटल 80 ही होना है, एज पर दिस इक्वेशन। तो कोई भी इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई, बिटवीन द टू वेरिएबल्स। अगर आपका दो वेरिएबल वाला इक्वेशन है, उसको आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई देखो, मेरा वैल्यू जो भी होगा उसको दो से मल्टीप्लाई कर देना, और उसमें तुम्हारा वैल्यू ऐड कर देना, 80 होगा। तो जिस दिन मेरा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा तुम्हारा वैल्यू गिरेगा नीचे, जिस दिन तुम्हारा वैल्यू ज्यादा हो जाएगा मेरा वैल्यू नीचे गिरेगा। ये एक्स और वाई के बीच में बात हो रही है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट अ कॉन्ट्रैक्ट, इसको ऐसे देखेंगे। अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगर तो यहाँ पे एक्स और वाई के बीच में समझौता हुआ है कि भाई मेरा वैल्यू का दोगुना, एक्स का दोगुना वैल्यू, उसमें वाई का वैल्यू जोड़ देंगे तो 80 होगा, ये समझौता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग एक ग्राफ एक एक देखते हैं कि भाई ये समझौता क्या है, एग्रीमेंट क्या है, उसको थोड़ा सा समझा जाए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि x का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा नंबर नहीं लेकर के तो थोड़ा सा छोटा कर देते हैं नंबर। चलिए हम लोग ऐसा नंबर के साथ डील कर रहे हैं, ऐसा इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक है, अब मान लिया जाए अगर x का वैल्यू अगर 2 है तो y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू हो जाएगा 4। राइट, 2 2 जा 4, 8 - 4, ये इसको इधर कर देंगे तो बच जाएगा 4। ठीक है, x का वैल्यू मान लिया जाए अगर 1 रखते हैं तो क्या होता, 6 हो जाता। एक्स का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो क्या होता है, 0 हो जाता है। एक्स का वैल्यू अगर मान लिया जाए
5 रख देते, 10 -2 हो जाता। ये पार्ट क्लियर है आप लोग को? यहाँ जो आप कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग एक इक्वेशन को देख रहे हैं एंड वी आर ट्राइंग टू सी कि ये जो समझौता एक्स और वाई के बीच में है उसका मतलब क्या होता है। तो उसका ये मतलब निकलता है कि भाई एक्स और वाई ने बात करके डील कर लिया है भाई कि मेरा वैल्यू बढ़ेगा तुम्हारा वैल्यू घटेगा, तुम्हारा वैल्यू बढ़ेगा मेरा वैल्यू घटेगा, ऐसा ही होगा। कुल मिला के दोनों का वैल्यू मिला करके 8 होना चाहिए। तो ये हमको इससे पता चलता है। तो एक काम करते हैं, इसको ये जो टेबल है इसको थोड़ा सा ओके, थोड़ा सा अगर बेटर तरीके से करते हैं तो आप लोग को उसमें दिखा पाते हैं। तो चलिए हम एक काम करते हैं, थोड़ा छोटा छोटा फॉन्ट यूज करते हैं। वहाँ डील था ये 2x + y = 8 था। यहाँ पे एक छोटा सा टेबल बना देते हैं एक्स और वाई का। इनका जो समझौता हुआ था उसको हम लोग यहाँ पे डालते हैं कि भाई ये एक्स है ये वाई है। एक्स का वैल्यू मान लिया 0 है, एक्स का वैल्यू 0 होता है तो वाई का वैल्यू हो जाएगा 8। एक्स का वैल्यू 1 होता है तो हो जाता है 6, 2 होता है तो 4, 3 होता है तो 2, 4 होता है अगर 4 होता है तो 0। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको ग्राफ पे डालते हैं एक्स और वाई एक्सिस पे। ये आपका एक्स का वैल्यू है, वाई का वैल्यू है, जो भी टेबल में आ रहा है उसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो 4, 6, 8, 10। I'm assuming कि आप लोग सबको ये ग्राफ के बारे में जानकारी होगी। नहीं भी है अगर तो ऐसा समझिए, आप लोग संख्या रेखा तो जानते ही होंगे कि संख्या रेखा पे यहाँ पे 0, 2, 4, 6, 8, 10 रहता है, इधर -2, मतलब ये आप स्केल चूज कर सकते हैं, 1, 2, 3, 4 रहता है। हम थोड़ा बड़ा स्केल यूज कर रहे हैं ताकि इस पेज पे ड्रॉ कर पाए। तो ये समझिए कि एक संख्या रेखा ये है ऐसे वाला, और ये दूसरी संख्या रेखा ये है जिसको हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। तो ये वाले जो हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल 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 को क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज। तो जो जो रेखा, ये जो संख्या रेखा जो हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज दिशा में या जमीन पे गिरी हुई है उसको एक्स एक्सिस बोल रहे हैं, और जो वर्टिकल है वर्टिकल वर्टिकल कोटी हाँ सर, कोटी होगा, कोटी। अच्छा, नहीं सुनाई पड़ा, फिर से बोलिए। सर कोटी होता है वो, कोटि होता है, अच्छा वो ठीक है। कोटी। तो अब ठीक है जैसे भी आपको याद रहे, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दो है। तो अब देखिए ये दो संख्या रेखा है, उसको उसको हम लोग ग्राफ में, उसको ग्राफ भी बोलते हैं। ठीक है, मतलब हम उसको इजी करने के लिए बोल रहे थे कि ये जो ग्राफ पेपर है, ग्राफ है जो एक्स और वाई एक्सिस है, उसको आप अगर आपका पाला पाले नहीं पड़ा है इससे, तो आप ये मान के चलिए कि दो संख्या रेखा है जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल है जो क्षैतिज दिशा में, एक वर्टिकल जो मतलब ऐसे खड़ा है, या कोटि, जो भी इसको बोलते हैं। ठीक है, अब इसको जो यहाँ पे एक्स और वाई का वैल्यू आया है उसको हम लोग प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। जहाँ पे एक्स का वैल्यू 0 है, एक्स का वैल्यू 0 यहाँ पे होगा, वाई इज 8, 6, 8। तो बेसिकली हम लोग इस पॉइंट का बात करें, यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू 0 है और वाई का वैल्यू 8 है। ठीक है भाई, जब एक्स का वैल्यू 1 होता है तो वाई का वैल्यू 6 है, यानी कि ये 1 है तो ये 6 है। दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट 2 और 4, 2 और 4 ये पॉइंट है। अभी हम ऐसे हाथ से ड्रॉ कर रहे हैं तो उतना थोड़ा सा धोखा हो सकता, लगेगा कि ठीक नहीं है, लेकिन आप अगर ग्राफ पेपर में जब करेंगे तो इट लुक मच क्लियर। तो 2 और 4, 3 और 2, अगर 3 है तो इसका वैल्यू 2 है। ये पॉइंट्स को अगर ज्वाइन कर देंगे तो
ये एक सीधी रेखा को ड्रॉ करता है, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। तो देखिए ये इक्वेशन अगर अगर आपका ऐसा इक्वेशन है जहां पे एक्स और वाई दो वेरिएबल है, उससे आप ये टेबल बनाए, उसका जो उनका जो आपस में जो एग्रीमेंट है उसको आप ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एक सीधी रेखा बनती है, स्ट्रेट लाइन। इसीलिए इसको बोलते हैं रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशन। अगर यही इसके साथ थोड़ा खेलना चाहें, अगर कभी खेल के देखिएगा, एक्स 2x के बदले में इसको थोड़ा सा इसके साथ मजाक कर लीजिए, ऐसे डाल दीजिए, और उसको अगर ऐसा इक्वेशन है, ये भी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन नहीं है, ऐसा आप मान सकते हैं, ऐसा आपको मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं अभी के लिए, लेकिन जो भी इक्वेशन है उसको आप ऐसा मान के चलिए यहाँ पे इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है भाई, कि एक्स का जो भी वैल्यू होगा उसका स्क्वायर कर दीजिए, उसको 2 से गुना कर दीजिए, उसमें वाई ऐड कर दीजिए तो 8 होगा। कोई भी इक्वेशन होगा तो वो एक समझौता है एक्स और वाई के बीच में फॉर गेटिंग दिस आउटकम, इस 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 वैल्यू के लिए, ठीक है। तो आप जो है इस क्लास के बाहर करने की कोशिश कीजिएगा कि भाई ऐसा इक्वेशन लीजिए जहां पे एक्स और वाई का वैल्यू जो है, कि एक्स या वाई या दोनों का वैल्यू जो है, सॉरी पावर जो है एक से ज्यादा है, मतलब स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए, उसको फिर ये सेम टेबल बना करके प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई भी ऐसा इक्वेशन हो जहां पे एक्स और वाई का वैल्यू एक से ज्यादा है, उससे अगर सीधी रेखा आ जाए, तब जो है टीचर को पकड़िएगा कि सर आप गलत चीज सिखाए थे, आता नहीं है इसे, ठीक है। दिस इज प्रूवन थ्योरी, दिस इज व्हाट वी विल लर्न इन फ्यूचर ऑल्सो। लेकिन अभी के लिए खेलने कूदने के लिए कोई भी एक इक्वेशन लीजिएगा, खुद से बना लीजिएगा, जिसका पावर एक से ज्यादा हो, एक्स का या वाई का, और उसको प्लॉट करने की कोशिश कीजिएगा ग्राफ पेपर पे, देखिए कि वो सीधी रेखा बनती है कि नहीं बनती है। अगर बने, हम लोग बचपन में बाजी लगाते थे कि अगर ऐसा हुआ तो 2 रुपये तुम दोगे, और नहीं हुआ तो 2 रुपये हम देंगे। तो यहाँ पे हम लोग 2 रुपये का बाजी लगा सकते हैं चाहे तो, कि अगर लीनियर इक्वेशन हुआ, इसको हम लोग लीनियर इक्वेशन बोल रहे हैं, तो उससे स्ट्रेट लाइन ही बनती है ग्राफ पेपर पे। अगर पावर चेंज कर दिया जाए और तो उससे सीधी रेखा नहीं बननी चाहिए, नहीं बनेगी। अगर बनती है तो हम लोग 5 रुपए का बाजी लगा रहे हैं अभी, ठीक है, तो करके देखिएगा। ओके, यहां तक में कोई कंफ्यूजन डाउट है तो बताइए भाई। सुमंत, अनमोल, आलोक, शुभम, नो डाउट। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये तो था समझना कि भाई लीनियर इक्वेशन क्या है, उसको कैसे प्लॉट करते हैं। अब मान लिया जाए कि ऐसा सिचुएशन रहते हैं कि भाई एक, मैंने कहा आप लोगों को शुरू में कि अगर मेरे पास 2 वेरिएबल वाला इक्वेशन है, मान लिया जाए कि x प्लस 2y इक्वल्स 12, ठीक है। तो इसको इसको लेके हम लोगों ने देखा कि भाई एक्स और वाई के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, इसको एक्स का अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू हमने निकाला, उसको टेबल में डाला, और उसको हम लोगों ने प्लॉट किया ग्राफ के ऊपर, और देखा कि उससे सीधी रेखा बनती है, ठीक है भाई। लेकिन सीधी रेखा जो बनी, अभी हम जस्ट ऐसे रैंडमली ड्रॉ किए हैं, तो जो सीधी रेखा बनी उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर एक वो पॉइंट इस रेखा पे जो है, इस समझौते के को में विश्वास रखता है, ठीक है। यानी कि हर एक पॉइंट आप लेंगे, उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे। मतलब मान लिया जाए कि ये आपका, मान लिया जाए कि इसको आपने यूज करके एक रेखा ड्रॉ की, ठीक है, जो भी रेखा बनती है, अभी यहाँ पे आई माइट बी रॉन्ग, जो भी मान लिया जाए कि इन वैल्यूज के ऊपर आपने जो लाइन ड्रॉ किया वो ऐसा ड्रॉ हुआ, मतलब टेबल बना करके जो वैल्यू निकाला आपने, ज्वाइन किया, रेखा लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो हर एक वो पॉइंट, मान लिया ये पॉइंट लेंगे, अगर इसका एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे एक्स का वैल्यू जो भी होगा, वाई का वैल्यू जो होगा, मिला के 12 होगा।
यहाँ पे जो इसका एक्स और वाई वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे फिट करेंगे 12 होगा। यहाँ का एक्स और वाई वैल्यू निकालेंगे, इसमें फिट करेंगे 12 ही आएगा। यानी कि ये जो रेखा बनी, आपने भले आपने 3-4 पॉइंट निकाला टेबल में और उसको लाइन ड्रॉ कर दिया ज्वाइन करके, लेकिन इसका ये मतलब होता है कि एनी एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस लाइन विल सेटिस्फाई दिस कंडीशन। ठीक है, यही आपका डील है, यही आपका समझौता है। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं कि भाई ठीक है, हमारा मान लिया जाए पहला इक्वेशन वही था जो अभी हम लिख रहे थे, ये था। इससे हमको इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिलता है, अनगिनत सॉल्यूशन मिल रहा है। हर एक पॉइंट जो है उसका एक्स और वाई वैल्यू जो है इसका सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, लेकिन कोई फिक्स सॉल्यूशन नहीं है, मतलब यही वाला आंसर है सिर्फ, या यही वाला आंसर है, वैसा कुछ जरूरी नहीं है यहाँ, क्योंकि इससे आपको एक मिल गया कि भाई एक्स और वाई के बीच में जो भी रिश्ता है उससे आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, और हर एक लाइन जो है इस रिश्ते को मानता है। ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट को मानता है। तो यहाँ तक तो आपको बहुत सारा सॉल्यूशन मिला, मतलब हर एक लाइन, इस लाइन पे हर एक पॉइंट इसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन आपको अगर पक्का पक्का कि भाई एक्स का और वाई का वैल्यू एग्जैक्टली क्या, अगर हम देते हैं कि भाई जैसे जैसे मैंने कहा कि मेरा और अंकित का एज मिला करके कुछ रिलेशन जो है उससे कुछ निकलता है, आप लोग गेस करते रहें कि अभी ये है, अगले साल ये होगा, पिछले साल ये था, और इस कॉन्ट्रैक्ट के पे चल रहा है भाई। ठीक है, लेकिन आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। शुरू में मैंने कहा कि आपको 2 वेरिएबल है, उसका आपको पक्का पक्का सॉल्यूशन चाहिए, एग्जैक्ट एक सॉल्यूशन चाहिए, तो देन यू नीड 2 इक्वेशंस। अब जो है इससे क्या होगा, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसने एक लाइन ड्रॉ किया, इसने भी एक लाइन ड्रॉ किया, जहां पे मिला इस पॉइंट का एक्स और वाई वैल्यू निकालिए, वही इसका सॉल्यूशन होगा। इसको यहाँ पे आई एम जस्ट टेकिंग अ पॉज, आई एम जस्ट लेटिंग यू गाइस थिंक कि देखिए 2 लीनियर इक्वेशन था, एक लीनियर इक्वेशन मान लिया जैसे ये रेखा बनी, सेम काम करके टेबल बनाकर एक्स और वाई का वैल्यू निकाले, उससे रेखा ड्रॉ की, ये वाली इक्वेशन को आपने लिया, इसके लिए भी सेम काम किया, टेबल बनाया, एक्स और वाई का वैल्यू जो है इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको ड्रॉ किया। कहीं पे अगर मिलती है वो दोनों लाइंस, तो देन जहां पे मिलती है उस पॉइंट का एक्स और वाई वैल्यू जो होगा, अगर ग्राफ पे आप देख रहे हैं, इसका एक्स और वाई वैल्यू जो निकलेगा दैट विल बी, उसका यहाँ पे मान लिया जाए एक्स का वैल्यू मान लिया जाए 1 है और वाई का वैल्यू मान लिया 3 है, तो यही आपका, इन दोनों इक्वेशन से आप एग्जैक्ट सॉल्यूशन निकाल लिए। ठीक है, अब इसको अगर ऐसे आप देखेंगे, विजुअली अगर देखेंगे, तो इस रेखा पे हर एक वो पॉइंट जो है इस इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन मतलब मानता है, इस एग्रीमेंट को मानता है, इस लाइन पे हर एक वो पॉइंट इस एग्रीमेंट को मानता है। ये वो पॉइंट है जो इस एग्रीमेंट को भी मानता है और इस एग्रीमेंट को भी मानता है, बिकॉज दिस पॉइंट इज ऑन दिस लाइन एंड दिस लाइन बोथ। ठीक है, तो यानी कि यही वो पॉइंट है जो कि इस लाइन में भी विश्वास रखता है और इस लाइन में भी विश्वास रखता है, यानी कि इस 2 इक्वेशन को सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगा वही होगा इस पॉइंट का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, आई मीन एक्स और वाई का सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन। अभी तो हम लोग देख रहे थे कि एक इक्वेशन लेंगे तो हजारों हजार सॉल्यूशन हो सकता है, हर एक पॉइंट जो है उसका एक्स और वाई का वैल्यू दे रहा है, इस पे भी हजारों पॉइंट होगा, हर एक पॉइंट जो है एक्स और वाई का वैल्यू दे रहा है। लेकिन ये पॉइंट जहां पे दोनों लाइंस मिल रहे हैं, दैट इज वेयर यू गेट वन सॉल्यूशन विच सेटिस्फाइज दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड दिस कॉन्ट्रैक्ट बोथ। तो एक्स और वाई का वो वैल्यू जो इसको और इसको दोनों को सेटिस्फाई करता है, वो आपका ये पॉइंट है। और वही इन दोनों इक्वेशन जो अभी तो हम लोग जो बोल रहे थे कि भाई एक इक्वेशन है उससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, तो 2 इक्वेशन से या तो आप ऐसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं
दोनों को लाइन ड्रॉ कर दीजिए जहां पे मीट वेयर दे मीट, उसका जो है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, दैट इज अ सॉल्यूशन। और दूसरा तो उपाय है ही पता हमको, अलजेब्रा के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, हम लोग करेंगे उसको, है ना। यहां तक में कोई कंफ्यूजन है तो बताइए भाई। लेट मी सी हु ऑल आर वाचिंग मी। तो अनमोल, शुभम, आलोक, सुमंत, नो सर। नो कंफ्यूजन, ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। तो देखिए, ऐसा सिचुएशन जबकि आपके पास दो इक्वेशन है, दो लीनियर इक्वेशन है, दो रैखिक समीकरण है, उसको वो दोनों को आपने ग्राफ में ड्रॉ किया और एक पॉइंट पे मिला, जिस पॉइंट पे मिला वही वही आपका एक्स और वाई का सॉल्यूशन है, वही आपका एक्स और वाई का वैल्यू है। तो ऐसे इक्वेशंस को बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड अ consistent पेयर ऑफ इक्वेशन। मतलब consistent, consist सुसंगत, मतलब संगत हम लोग बोलते थे बचपन में, संगत मतलब जो दोस्ती यारी होती है उसको संगत बोलते हैं रे, कि इसका संगत अच्छा नहीं, इसका संगत खराब है, राइट। तो ये सुसंगत मतलब अच्छा संगत। यहाँ पे देखिए कि दो लाइन जब आपस में मिलकर के एक सॉल्यूशन निकालते हैं, दो दोस्त मिलकर के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो अच्छे दोस्त हैं, सुसंगत, उनकी संगति अच्छी है। These are called consistent application, consistent pair of linear equation। अब देखिए, दो दोस्त मिलते हैं और लाइन ड्रॉ करते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, उनका दोस्ती किसी काम का नहीं है, इससे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ये हो गया इनकॉन्सिस्टेंट, असंगत। इनकी दोस्ती से कोई फायदा नहीं है, उनकी संगति से कुछ मिलना नहीं है, इनकी दोस्ती से कुछ नहीं मिलना है, फ्रेंड्स विथ नो बेनिफिट, ठीक है। तो हो गया इनकॉन्सिस्टेंट एप्लीकेशन। तो अब इसको देखिए, समरी क्या है कि मान लिया जाए आपको अगर ऐसा इक्वेशन होता दो कि x plus 2y equal to 14 and 3x plus 6y equal to 42। आपको पता करना है कि भाई इनका संगति अच्छा है कि नहीं, आर दिस कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट होगा तो दोनों को सॉल्व करके हमको एक्स और वाई का वैल्यू निकलेगा, कॉन्सिस्टेंट नहीं होगा तो दोनों को सॉल्व करने पे एक्स और वाई का वैल्यू नहीं निकलेगा। या ग्राफ के टर्म में अगर इसको प्लॉट किया आपने, ये रेखा बनी, इसको प्लॉट किया आपने, कुछ ऐसी रेखा बनी जो वहां पे आपको कहीं पे कुछ when they don't meet, when they don't meet and give you an intersecting point, यानी कि आपस में मिल करके कोई ऐसी जगह पे नहीं, आई मीन when they don't meet each other and don't give you the value of x and y, तो उसको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। समरी ये है, अगर दो लाइन आप, दो लीनियर इक्वेशन है, उसको आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, अगर एक पॉइंट पे मिलता है तो उससे आपको एक्स और वाई का वैल्यू पता चलता है उस पॉइंट का, दैट बिकम्स योर सॉल्यूशन। तो दैट इज कॉल्ड कॉन्सिस्टेंट एप्लीकेशन। अगर नहीं मिलता है तो आ गया ऐसे। तो ऐसा देखेंगे, आपका दो लीनियर इक्वेशन है, उसको अगर आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया, जो भी हम लोगों ने किया टेबल बना करके एक्स और वाई का रिलेशनशिप के हिसाब से, अगर ऐसा ड्रॉ होता है तो यानी कि एक जगह पे कहीं पे मिल रहा है, उस पॉइंट का एक्स और वाई वैल्यू निकालिए, वो आपका दो इक्वेशन का सॉल्यूशन भी है ग्राफ के द्वारा। अलजेब्रा के द्वारा होगा, वो हम लोग करेंगे इसको अलग से, इसी चैप्टर में करेंगे, अगले क्लास में करेंगे हो सकता है।
लेकिन समरी ये है कि अगर दोनों दो लीनियर इक्वेशंस हैं, उनको आप ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पे, अगर वो किसी एक पॉइंट पे मिल रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड consistent pair of linear equations. अगर आपने दो इक्वेशन को ड्रॉ किया और ऐसा कुछ लाइन बन रहा है जो आपस में मिलने की संभावना बिल्कुल ही नहीं है, तो उनको बोलते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये हो गया अच्छी संगति है, उसका फल मिलता है, तो हो गई सुसंगत रैखिक समीकरण। ये हो गया असंगत, कुसंगत नहीं बोलिएगा, असंगत। कुसंगत तो मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है, असंगत है। कुसंगत मतलब होता है इसकी संगति बहुत खराब है, मतलब बच्चा बिगड़ गया। तो ये बिगड़ा नहीं है, लेकिन ऐसा लोग से दोस्ती किससे कुछ फायदा भी नहीं है, मतलब सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पेयर ऑफ कॉन्सिस्टेंट एंड इनकॉन्सिस्टेंट एप्लीकेशंस, सॉरी इनकॉन्सिस्टेंट एंड कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो असंगत होने के लिए या इनकॉन्सिस्टेंट होने के लिए essentially they have to be parallel because that's the only situation when they would not meet. मतलब कोई भी दो लाइन जो है कब नहीं मिलती है, when they are parallel to each other. ठीक है, तो parallel होगी तभी नहीं मिलेगी, समांतर होगी तभी नहीं मिलेंगी। तो essentially that is what the case would be. आप यहाँ पे अगर दोनों इक्वेशन को नोटिस किए होंगे, what you would see is, इसको अगर इस पूरे इक्वेशन को मैंने क्या किया, यहाँ पे 3 से गुना कर दिया, and that is the situation when you will see they are parallel. ठीक है, आप लोग पहले पढ़े होंगे, पिछले एक चैप्टर हम लोग पढ़े थे ना कि स्लोप कैसे निकालते हैं लाइन का। तो चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, दैट इज व्हाट इज योर स्लोप। लेकिन यहाँ पे ठीक है, अभी इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते। तो इनकॉन्सिस्टेंट एंड कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस क्लियर है, राइट? ओके, अब देखिए, तो यहाँ पे 3 सिचुएशन आएगा लाइफ में। ठीक है, व्हेन यू आर डीलिंग विथ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस या पेयर ऑफ लाइंस। अभी चलिए, ये लाइन है, इसका कोई इक्वेशन रहेगा, ये लाइन है, इसका भी कुछ इक्वेशन रहेगा। ठीक है, तो अगर आप पेयर ऑफ लाइंस के साथ में डील कर रहे हैं या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के साथ डील कर रहे हैं, तो आपको 3 सिचुएशन देखना पड़ सकता है कि आपका मान दो इक्वेशन है, उसको आप अगर ग्राफ पेपर ड्रॉ कर रहे हैं, या तो ऐसा कुछ सिचुएशन होगा कि भाई कहीं पे मीट कर रहा है, सबको सॉल्यूशन मिल रहा है, तो दिस इज कॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। दूसरा सिचुएशन ये होगा कि भाई नहीं मिल रहा है, नहीं मिलने का एक ही संभावना है कि वो पैरेलल है। ठीक है, तो ये हो गया पेयर ऑफ इनकॉन्सिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस या असंगत रैखिक समीकरण। तीसरा सिचुएशन ये होगा कि दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर चिपक गए हैं। ठीक है, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड, इसको बोलते हैं ये पेयर ऑफ कॉन्साइडिंग लीनियर इक्वेशंस। तो हम लोग अभी जो है अभी भी कर सकते हैं, अगली क्लास में भी कर सकते हैं, वी कैन फिगर आउट कि ये तीनों सिचुएशन कब आता है। ठीक है, तो अभी जाने से पहले, इस क्लास को खत्म करने से पहले, लेट्स लुक एट सम स्टैंडर्ड फॉर्म। कि भाई अभी हम लोगों ने देखा कि भाई कुछ इक्वेशन था 2x + y = समथिंग, दूसरा कुछ इक्वेशन था, हमेशा 2 नहीं होगा, मान लिया जाए x/2 minus x/2 minus 3y equals let's say 8। ठीक है, तो ऐसा कुछ इक्वेशन देखा हम लोगों ने। अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कुछ कैच है। कैच क्या है कि भाई x के साथ में कुछ चीज को मल्टीप्लाई किया गया है, y के साथ में भी कुछ चीज को मल्टीप्लाई किया गया है, और ये कुछ तीसरा चीज है।
यहाँ भी x के साथ में कुछ चीज को मल्टीप्लाई किया गया है, y के साथ में कुछ चीज को मल्टीप्लाई किया गया है, ये कुछ तीसरा चीज है। इसको आप हमेशा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। मान लिया जिसको भी x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोल रहे हैं a, जिसको भी हम y से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं b, और जो बच रहा है ये, चलिए इसको इधर ही ले आते हैं, इक्वल टू साइन के पीछे ही ले आते हैं। ठीक है, जब हिसाब किताब करेंगे तो सी को उधर कर देंगे। ठीक है, तो ये दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। मतलब x का कुछ कोएफिशिएंट है, x का कुछ गुणक है, y का कुछ गुणक है या कोएफिशिएंट है, और c एक तीसरा कांस्टेंट है या कोई नंबर है। ठीक है, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। हर एक लीनियर इक्वेशन, हर एक रैखिक समीकरण का इसके साथ रिश्ता रहेगा। देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट ए है, ये वाला पार्ट बी है, और ये वाला पार्ट सी है। ये वाला पार्ट सी मतलब -8 इसका ये पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट ए है, ये यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, वो बी है, ये क्या -7 है, वो सी है। ठीक है, तो अब हर एक लीनियर इक्वेशन को आप इस फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं, इस फॉर्म में उसको एनविजन कर सकते हैं। ठीक है, कि आपका कोई भी लीनियर इक्वेशन है, कोई भी रैखिक समीकरण है, अगर ऐसा है तो आप इसको ऐसे सोच सकते हैं कि बच्चे भाई ये है, यही हिसाब किताब है, ये इसको इधर ला सकते हैं आप, चाहे तो ले ही आते हैं ताकि आपको ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इसको आप इससे रिलेट कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि जो पहला जो x का जो मल्टीपल है, x का जो कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट को गुणक ही बोलते हैं ना, कोएफिशिएंट गुणक, हाँ देखिए चलिए याद था। तो x का जो गुणक है उसको आप a मानिए, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, मतलब कि आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि कोई बोलेगा कि भाई मेरा लीनियर इक्वेशन में जो a है वो आपका x का कोएफिशिएंट है, a के बदले आप k भी मान सकते, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिकली ये फॉर्म है, समथिंग इंटू x प्लस समथिंग इंटू y प्लस समथिंग इक्वल 0। ये आपका लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा। और हमेशा ध्यान रहे, देखिए a x है यानी x का पावर 1 है, b y है यानी कि y का पावर 1 है, और c है। तो ये चीज खैर ध्यान रखने का है। हम लोग आगे अभी जो भी पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड जो बाकी थ्योरी है उससे रिलेटेड ही है। तो हम लोग उसको यूज करके बाकी चीज पढ़ेंगे। तो अगर आगे से हम करते वक्त अगर आपको ए बी सी उसके बारे में बात करेंगे तो देन यू कैन रिलेट कि भाई ए जो है वो एक्स का गुणक है, बी जो है वो वाई का गुणक है, और सी जो है तीसरा कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? मान के चलें कि सब क्लियर है या कुछ डाउट है? ओके, ऑलराइट। तो I'm just thinking we have 13 more minutes, 13 नहीं, 7-8 मिनट है। तो चलिए एक काम करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं क्विकली। तो चलिए दो इक्वेशन लेते हैं, मान लिया जाए 5x प्लस वाई इक्वल टू 18, y दिस लुक्स लाइक 4, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। ओके, अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिए क्या, यहाँ पे आपका a क्या है, इसको मान लिया जाए a1 बोलते हैं। ठीक है, a1 इक्वल टू क्या है 5, इसको मान लीजिए b1 बोलते हैं, कितना है 1, c कितना है c1 कितना है -18। अब यहाँ पे देखिए
इसको A2 बोलते हैं, यहाँ से लाइन खींच देते हैं, इसको A2 बोलते हैं। A2 कितना है 2, बी इसको मान लिया B2 बोलते हैं, तो B2 कितना है -1, एंड इसको C2 बोलते हैं, कितना है -7। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है। A1, अगर हम A1/A2 करेंगे अगर, तो कुछ वैल्यू निकलेगा, B1/B2 करेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा, एंड C1/C2 अगर करेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेगा। और ये क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी हैव टू लीनियर इक्वेशन, हम उनके बीच में, उनका आपस में क्या डील है, अगर क्या ये कॉन्सिस्टेंट है, मतलब सुसंगत है, इनकॉन्सिस्टेंट है यानी असंगत है, या कॉन्साइडिंग है। कॉन्साइडिंग को क्या बोलते हैं? संयोग, मतलब ऐसा संयोग बना कि दोनों लाइन एक से ऊपर ही चिपक गया। ठीक है, तो दो इक्वेशंस है, दो लीनियर इक्वेशन है, जिस दोनों से अलग अलग रेखा बनेगी। वो जो रेखा बनेगी, क्या वो सुसंगत है यानी कॉन्सिस्टेंट है, क्या वो असंगत है यानी कि इनकॉन्सिस्टेंट है, या फिर कॉन्साइडिंग है, मतलब दोनों रेखा कहीं पे मिल रही है, नहीं मिल रही है, या पूरा एक दूसरे के ऊपर चिपक गई है ना। तो यहाँ पे ए बी और सी का जो हम लोग ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के साथ में रिलेट कर रहे हैं, वी जस्ट ट्राइंग टू फिगर आउट कि इनका जो आपस में रिलेशनशिप होगा। अगर दो इक्वेशन को हम लोग देखते हैं, उसमें उसका जो कोएफिशिएंट्स है, उनका जो ये है, कोएफिशिएंट को क्या बोला था, गुणक, हाँ, उनका जो एक्स और वाई का गुणक है, उसका, उनसे हम कुछ रिश्ता निकाल सकते हैं क्या, उनसे हमको कुछ मीनिंग निकल सकता है क्या? दैट इज व्हाट विल ट्राई टू फिगर आउट इन द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पे हम लोग रुकते हैं, and we'll talk about this one in the next class, and then we'll look at how do you solve equations using algebra। मतलब अलजेब्रा के द्वारा, मतलब बिना ग्राफ का तामझाम में पड़े अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। आप लोग जानते भी होंगे बहुत लोग। विल जस्ट गिव some what you call standard ways of doing it। करने को तो बहुत तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा करें कि अच्छा भाई ये दो इक्वेशन है, तो हम इसको ऐसे एक अटेम्प्ट ले सकते हैं, नहीं तो दूसरा तरीका ये कर सकते हैं, वो चीज अगर क्लियर रहेगा तो देन प्रॉब्ली यू डोंट हैव टू स्ट्रगल और वेस्ट योर टाइम फिगरिंग आउट कि सॉल्व कैसे करना है। अगर आपको नहीं होता है कि भाई कहीं जाना है, एक रास्ता ये है, दूसरा रास्ता ये है, अगर पहला रास्ता से पहुंच गए तो ठीक है, नहीं तो दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे। तो दैट इज व्हाट वी विल ट्राई टू लर्न इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों दो लीनियर इक्वेशन है, उसको मिला के कैसे सॉल्व करना है यूजिंग ग्राफ, या उनका जो कोएफिशिएंट है, उनका जो गुणक है, उससे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, एंड देन अलजेब्रा के द्वारा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, द अदर थिंग दैट वी विल ट्राई टू डू इन द नेक्स्ट क्लास। अभी तक में कुछ डाउट कंफ्यूजन है तो पूछिए भाई। नो डाउट, नो कंफ्यूजन, ओके। अनमोल, अदर जगह से बच्चे लोग, आप लोग क्लियर है बेटा? Yes, sir. ओके। सुमंत, आप थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, फिर वापस आ गए, बट आई एम होपिंग कि इट वाज क्लियर। नहीं, जो भी मिस किए होंगे तो फिर बाद में वीडियो देख लेंगे, है ना। तो व्हाट विल डू, विल स्टॉप रिकॉर्डिंग दिस क्लास, टेक अ क्विक ब्रेक, and then we'll meet again in 7 to 8 minutes for